नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में और आज हमारे साथ एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि हैं और आप लोगों ने बहुतों ने उनको देखा होगा फ़िल्मों में, टीवी सीरियल्स में, लेकिन आज वो एक दूसरे अवतार में हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो अवतार है एजुकेशनिस्ट का। आइए आपको मिलवाते हैं स्वरूप संपत जी से। आपका नमस्ते। स्वागत है थैंक यू। स्वरूप जी। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आई हैव हमारी टू टेल जनरेशन यू। के लोगों ने तो आपको ये जो है ज़िंदगी में देखा है, यस। लेकिन यंगस्टर्स ने नहीं देखा होगा। हाँ, सिर्फ तो पैंडेमिक के टाइम में, वो कोविड पैंडेमिक के टाइम में दूरदर्शन पे था और कितने यंग पेरेंट्स मुझे मिले हैं जो बोलते हैं कि शनिवार को हमारे घर में हम ये जो जिंदगी चलाते हैं क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे और हम बैठ के देख सकते हैं। तो मैंने सोचा ये अच्छी बात है। वेरी नाइस। हाँ, पैंडेमिक में बहुत सारे पुराने जो सीरियल्स हैं वो चले थे कैसे दूरदर्शन पे, रहा है? बड़ा आनंद आया था। तो ये आप फिल्मों से एजुकेशनिस्ट कैसे बन गई? एक्चुअली ऐसे हुआ कि जब मेरी शादी, आई मीन ये जो जिंदगी के बाद मैंने तुरंत शादी की थी बिकॉज आई न्यू परेश फॉर अबाउट 10 years बिफोर दैट। और फिर हमारे बच्चे हुए, आई वर 2 sons और उनकी वजह से मैंने फिल्मों में और सीरियल्स में काम करना बहुत कम कर दिया था क्योंकि एक तो परेश बहुत बिजी थे और हमें चॉइस करना था कि मैं घर में बैठूं या वो। अब एक दिन क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि आप जरा अनिरुद्ध को ज सिखा दीजिए। मैंने देखा मुड़ के तो वो ज सिखा रहे थे। आई सेड प्लीज आपसे। और दूसरा उनको घर में, हमारा घर तब बहुत छोटा था, हमारा 1 BHK था और ऊपर हमने किचन और ड्राइंग रूम की दीवारें तोड़ दी थी to make a big, a big room. And it was very spacious, अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक दिन वो किचन में खड़े थे, मैं ड्राइंग रूम एरिया में थी और मुझे बोल रहे जरा पानी पिला दो। तो मैंने बोला आप पी लो ना। He saying मैं पी लेता पर मुझे पता नहीं कहाँ है। अच्छा। तो मैंने बोला ओ गॉड, आप रहो, आप एक्टिंग ही करो, आप फिल्म करो, थिएटर करो, मैं घर में रह के बच्चों को संभालूंगी और घर को। और मुझे उसमें बहुत खुशी मिली, नो कंप्लेन्स। सिर्फ मैं एक सीरियल करती थी तब जो 7 बजे सुबह जाती थी शूटिंग में और 2 बजे वापस आती थी। संजय जी, आई एम सो प्राउड टू से कि मेरे बच्चों की फुल स्कूल लाइफ में आई वॉज एवरी डे एट होम फॉर देम एट 3:30 जब वो घर आए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर नहीं थी, उनको जल्दी जल्दी खाना खिला के भेजती थी खेलने के लिए। तो ऐसे हुआ कि मैं उनके स्कूल में, वो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है, उसमें मैं चेयरपर्सन थी। फिर मैं स्कूल के लिए बहुत चीजें करती थी। तो आई केम बैक टू स्टडीज। बैक टू स्टडीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब मिस इंडिया बनी तब मैं BA कर रही थी और मैंने छोड़ दिया था, तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट थी। 39 की उम्र में मैंने फिर से स्टडीज की। एट 39 आई अप्लाइड फॉर अ PhD and by about 43 I had a PhD from England. तो that's how मैं एजुकेशन में आई। मैं आपको यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ कि जब मैं आई तो मैं नाट्य द्वारा सिखाती थी, जो इंडिया में कभी कोई करता नहीं था, फॉर्मली। तो मैंने सब इंस्टीट्यूशंस को, सब मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर्स को, सबको लिखा कि आई हैव दिस ब्यूटीफुल वे ऑफ टीचिंग, प्लीज मुझे बुलाओ एंड आई विल वर्क इन योर स्टेट। किसी ने मुझे नहीं किया। सिर्फ एक व्यक्ति को मैंने थर्सडे को लेटर लिखा था, मुझे अभी तक याद है कि मैंने थर्सडे को, वो गुजरात के CM थे, तो मैंने थर्सडे को उनको लेटर लिखा। फ्राइडे को मुझे फोन से जवाब आया कि द CM ऑफ गुजरात विल सी यू ऑन वेडनेसडे, आप गांधीनगर आ जाइए। एंड दैट वाज आवर ऑनरेबल
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ओह, मैं ग्रेट। इस तरह से एजुकेशन में आ गई। तो फिर आपने वहां से क्या वहां शुरू मैंने किया? आई स्टार्टेड टीचिंग द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, क्योंकि मैं एक्चुअली कभी सोचती हूँ कि मैं इतनी सिंपल भी थी, और इन अ वेरी वियर्ड वे मैं बहुत एम्बिशियस थी। मैंने एक लाइन लिखी थी मेरी पीएचडी में कि मैं मेरे देश के सभी बच्चों की जिंदगी बदलूंगी। संजय जी, आप ओके। हंसेंगे, तब मैं सिर्फ 7 बच्चों को सिखाती थी। अच्छा। एंड मीन्स एम्बिशियस की हाइट है ये, कि यू नो एवरी चाइल्ड इन इंडिया और भारत। तो पर देखिए ना, ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैंने कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम नहीं किया। मैं हमेशा लाइक माय फर्स्ट टीचिंग असाइनमेंट वाज इन उरी, एलओसी उरी। मैंने आर्मी स्कूल्स के टीचर्स को सिखाया। फिर जब मैं ओके। गुजरात गई तो मैंने सारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को पढ़ाया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीचर्स को पढ़ाया, उनकी छात्रों को पढ़ाया। सो मैं हमेशा, देन मैं सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ के साथ काम करके जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो चाइल्ड लेबर में है, उनको सिखाया और उनको वापस स्कूल में लाया। तो मैंने इस तरह का ही काम किया है पहले से। एंड अगर अभी आप काउंट करें कि मैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में हूँ, मैंने a lot of other things, even I'll tell you, कि in that position I have actually managed to help change the lives of the children of my country. तो ये जो हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें आपको क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स आपको पता चली? दो तीन बहुत बहुत बड़ी है, मींस वो मेजर है। एक तो ये है कि वो पॉलिसी जो, ऑफ कोर्स यू नो, गवर्नमेंट्स ने थोड़ी इधर उधर चेंज की थी, कुछ अच्छी चीजें भी लाए थे, बट द मेन पॉलिसी वाज द पॉलिसी विद द ब्रिटिश एडमिट। मैं ये सोचती हूँ 70 और 65 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने कभी सोचा नहीं कि ये बदलनी चाहिए। बदलते थे तो थोड़ी बहुत चेंज करते थे, बट इट वाज ऑलवेज मार्क्स ओरिएंटेड। और ये बहुत एक गंदा तरीका था सिखाने का, यू नो, ये सब तोते की तरह रट लो, एग्जाम में जाके वॉमिट करो, कुछ भी बॉडी में नहीं रहेगा। क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई थाली पिरोसे, वो खुद निवाला तोड़ के अपने मुंह में डाइजेस्ट करके आपके मुंह में डाले, तो आपको क्या होने वाला है? आप तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे। तो यही था, यू नो, आप संजय जी, मैंने विलेजेस में बहुत काम किया है और मैंने क्या क्या देखा है। जैसे एक जगह जहां मैं सिखाती थी, राजपुर नाम का एक विलेज है। इट वाज ओनली, सी आई वेंट देयर इन 2008 till 2002 2004। वो टीचर्स क्या करते थे पता है आपको? बच्चों को मार मार के स्कूल से भगा देते थे, क्योंकि वहां सब लैंडेड लेबरर्स थे। अगर वो बच्चे पढ़ लिख के गांव छोड़ के चले गए तो खेत में कौन काम करेगा? So, you know, it was this very dirty way of understanding education. At the same time, there was schools, जैसे हमारी, जैसे जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, वो अपने देश की एक सर्वश्रेष्ठ शाला है। वहाँ फैंटास्टिक एजुकेशन। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यू नो, कुछ लोग हैं जिनको फर्स्ट क्लास एजुकेशन, इतना अच्छा एजुकेशन, अच्छा कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सकते थे, और दूसरी तरफ इतना होपलेस एजुकेशन जो कोई सीखेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो दैट वाज द स्टेट बिफोर। हमारे जो ये नया राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी है या नीति है, द 2020 NEP, till then it was terrible.
तो पुरानी से नई जो शिक्षा नीति आई है, इसमें क्या अंतर है? आप थोड़ा दर्शकों को बताएँ विस्तार से। हाँ, तो ये नीति मैं बहुत अच्छी तरह से समझा सकती हूँ, क्योंकि एक तो मैं इस नीति को मैं बहुत मानती हूँ इस नीति को। इस नीति के पीछे बहुत काम किया है लोगों ने, एंड इट इज़, एक तो ये है, ये भारतीय शिक्षण है। व्हाट इज़ भारतीय शिक्षण अलग फ्रॉम फॉरेन? इट इज़ टेकिंग अस टू द रूट्स। पहले हमारे देश को जानो, पहले तुम्हारे एरिया को जानो, जहाँ तुम रह रहे हो, तुम्हारी लोकेलिटी, फिर देश को जानो, फिर दुनिया को जानो। पहले नीति ऐसी थी, दुनिया को जानो, डोंट वरी अबाउट इंडिया, वो तो तुम जान जाओगे। पर ऐसे नहीं जान सकते। जैसे मैं हूँ, मुझे हमेशा मेरे हस्बैंड परेश रावल से बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो इसलिए कि उन्होंने गुजराती में अभ्यास किया है और मैंने इंग्लिश में। ही इज सो स्ट्रांगली रूटेड, whereas मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी टू फाइंड माय रूट्स, क्योंकि मैं एक फॉरेनर टाइप का एजुकेशन में, आई वाज फ्लोटिंग अराउंड। ओके। अभी दूसरा है, फर्स्ट इट्स आर्ट इंटीग्रेटेड, इट्स स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड। दूसरा, हमने हमारे आंगनबाड़ी को स्कूल के साथ ज्वाइन कर दिया है। पहले ऐसे नहीं था, तो हमारी बालवाड़ी वो स्कूल से अलग थी। वो बालवाड़ी में सिर्फ न्यूट्रिशन का काम करते थे, कुछ स्टडीज का करते ही नहीं थे। अभी ये नई नीति में हम बालवाड़ी से, आंगनवाड़ी से बच्चों को शिक्षण देंगे। दैट डजंट मीन दे विल लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल। वो खेलेंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको खेल खिलौने से बहुत प्यार है और वो बहुत इनकरेज करते हैं, हमारे देश के टॉयज। So in the Balwadi, the children will play, they will draw, they will do sports, and they will play, have fun. तो ऐसा है। Then from the first to the fifth standard पूरा इंटीग्रेट कर दिया है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में साइंस, ज्योग्राफी, ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में सीख सकते हैं। तो दैट इज द पॉलिसी। Another very interesting thing is कि ये पॉलिसी में हम वापस हमारी भारतीय रूट्स पे जाते हैं। वहाँ जैसे हम नर्सरी में लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन, रिंगा रिंगा रोजेस, ये सब सीखते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर लंदन ब्रिज गिर गया तो? I mean, how does it make a difference to us? So, now her states, every state is going back to its roots. हमारे फोक सॉन्ग्स हम सीखेंगे, फोक स्टोरीज, स्टोरीज फॉर महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, ये सब कोर्स मटेरियल बन गया है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। देन इन द ये सब मोटी मोटी चीजें मैं कह रही हूँ, बट जैसे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड शास्त्र का शिक्षण, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भी इनकरेज कर दिया है। नहीं तो हमारे वेद, हमारे पुराण कौन सीखेगा, कैसे सीखेंगे हम? तो ये सब इनकरेज किया है। संस्कृत एज अ लैंग्वेज, बोलना, नॉट नेसेसरी लिखना पढ़ना, बट एटलीस्ट स्पीकिंग। आप तो जानते ही हैं, अगर आप संस्कृत की बाराखड़ी या वरमाला करते हैं तो वो एक प्राणायाम है। तो आई मीन इमेजिन हमारे बच्चे ये सब सीखने वाले हैं। तो इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत चीजें, हाँ, टीचिंग स्टाइल इज गोइंग टू चेंज। Teaching style is going to be in like conversation, negotiated learning, storytelling से सीखना, आर्ट से सीखना, कला से सीखना, ये सब है। और एक बहुत अच्छी चीज ऐड की है जो है 10-day बैगलेस स्कूल। तो इसमें एक 10 दिन की 10 दिन ऐसे होंगे जिसमें बच्चे बैग लेके स्कूल नहीं जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं सीखेंगे। वो ये सीखेंगे
पूर्व व्यवसायी शिक्षण, दैट इज प्री वोकेशनल एजुकेशन। सो क्योंकि हमारे ओल्ड पॉलिसी से आया है वो, हम 9th स्टैंडर्ड के बाद वोकेशन में जा सकते हैं, स्पेशली पुअर चिल्ड्रन हु डोंट वांट टू स्टडी, यू नो, जब लिखना पढ़ना सब आ गया है और उनको कोई वोकेशन में जाना है, तो 5th 6th स्टैंडर्ड से प्री वोकेशन एजुकेशन सिखाएंगे, जैसे सुइंग, कुम्हार काम। हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने रोबोटिक्स सिखाया, गार्डनिंग, गाय आधारित खेती, सो यू नो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। एक दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्कूलिंग विल बी फन। हम सोचना सीखेंगे, जो पहले अलाउड नहीं था, क्योंकि वो टीचर थी जो सब कुछ जानती थी, वो बोलती थी और बच्चे सीखते थे। अब ऐसा नहीं है, अभी हम बच्चों को सिखाएंगे कि हाउ टू थिंक, दैट इज इवन अ स्किल और यू हैव टू लर्न, बट क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसे जीवन कौशल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस नई नीति में। तो ऑल इन ऑल ये नीति बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो मैंने सिर्फ स्कूल के बारे में कहा है, कॉलेज में भी। एक मिनट में आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा। ये जो वोकेशनल एजुकेशन की आपने बात की, तो ये वोकेशनल एजुकेशन वैसे था तो पुरानी पॉलिसी में भी, लेकिन जो हमारी जो एक तरह से जो सामाजिक संरचना बन गई है, विशेषकर 1947 के बाद से, तो उसमें हर व्यक्ति जो है वो डिग्री चाहता है। तो वो किसी को भी आप कहें कि तुम जो है वो डिग्री नहीं करके तुम वोकेशनल एजुकेशन में चले जाओ, तो हमारे जो एक प्रकार का एक यहाँ जो इकोसिस्टम बना हुआ था, वो ऐसे सोचता था कि जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर वो तरह-तरह की वो जो वामपंथियों की भाषा आ जाती है, और उसमें फिर उसकी बात करने लगती है कि भई यू वांट टू ऑप्रेस पुअर पीपल, देयरफॉर यू वांट टू पुश देम इनटू वोकेशनलिज्म, टू इनटू वोकेशनल एजुकेशन, और आपके अपने बच्चों को जो एलिट्स हैं वो सब जो है वो डिग्री दिलाना चाहते हैं, अच्छे जॉब दिलाना चाहते हैं। इस तरह का एक ये माहौल रहा है। तो ये हाउ गलत वाज है। इट टू दैट? नो, ये पहले ही ये बहुत गलत है। हमारी नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, जो 9th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को अलाउ करती है वोकेशन में जाने के लिए, बट दैट डजंट मीन वो 10th स्टैंडर्ड पास नहीं करेंगे, 12th स्टैंडर्ड पास नहीं करेंगे और बीए भी पास नहीं करेंगे। ये वोकेशन के साथ लग के ये डिग्रीज मिलेंगी, जैसे कि सपोजिंग a child wants to become a car mechanic, तो वो गैराज में इंटर्नशिप करेगा, he learn about car mechanics, बट स्कूल में कुछ घंटे वो आएगा और जैसे कि लैंग्वेज और मैथ्स ऐसा सीखेगा, तो उसको 60% इंटर्नशिप से मिलेगा, 40% स्कूल से मिलेगा, and वो ही कंटिन्यू करेगा। इन द 10th स्टैंडर्ड he'll get the 10th standard you know the mark sheet, then he'll get the 12th standard school pass। वो कॉलेज में बीए के लिए अप्लाई कर सकता है ये डिग्री के वो सर्टिफिकेट के साथ, so then he can get a BA degree। So it is not like that। Of course there is the other thing which is just the skill building। जो बच्चे डिग्री नहीं लेना चाहते हैं वो स्किल बिल्डिंग में डिप्लोमा मिलेगा। दूसरा ये है जो अभी हुआ है, and it's so nice that we are talking about it today, is हमारे देश में 3000 आर्ट्स है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, हम सीखेंगे नहीं, तो ये मर जाएंगे। जैसे कच्छ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ही है दुनिया का, और जो रिपेयर करता है वो पाकिस्तान में है। तो आप सोचिए, it's such a, you know, it's so ironic, you know, क्योंकि वो एक ही पीस है दुनिया में। So ऐसे आर्ट से, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बनारसी वीवर्स की,
और जो बनारसी वीवर्स हैं वो रो रहे थे, वो कह रहे थे अगर 7, 8, 9 साल से बच्चे नहीं सीखे तो ये कला नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कला, इट्स एन आर्ट. So that is one of the reasons we've got this 10-day bagless school, that the children in school can learn these different arts and crafts. और अगर उनको पसंद आ गया तो स्कूल के बाद ये परस्यू कर सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. इट इज नॉट कि किसी को डिग्री से वंचित रखना है या किसी को डिग्री नहीं देना है, ऐसा तो है ही नहीं. In fact, this is a very broad-minded policy and it's very inclusive. ये आपका जो बैगलेस स्कूल का एक इनिशिएटिव आप स्वयं चलाती हैं, ये क्या है? इसके बारे में भी कुछ बताएं. ये 2008 में पहली बार मैंने गुजरात में गांधीनगर में एक विलेज में किया था 10-day ड्रामा कैंप. अब ये ड्रामा कैंप था इसलिए बैगलेस था और स्कूल में किया था. और मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स किए थे. जैसे एक बार मैंने डांडी मार्च किया था क्योंकि मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री सिखाऊंगी ड्रामा कैंप में. तो मैंने उनको डांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में सिखाया, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में अच्छी तरह से नहीं लिखा है उनके बारे में, पर ये देश का बहुत इम्पोर्टेंट समय था. तो 10 दिन मैंने वो सिखाया उनको. एक बार मैंने 10 दिन डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप सिखाया था. तो वो एक बच्चा था 5वें धोरण में था, 5वें स्टैंडर्ड में. When he reached the 7th standard, they were doing लोक सभा, डेमोक्रेसी, राज्यसभा. तो वो टीचर के पास जाके बोला गुजराती में कि पेलूज ने जे स्वरूपबेन ने सिखवाड़ियों. दैट मीन्स वही ना जो स्वरूपबेन ने सिखाया था 2 साल पहले, मुझे सब कुछ याद है. तो हमने देखा कि नाट्य द्वारा सीख रहे थे तो सब कुछ याद रहता था, वो भूलते ही नहीं थे और डीप में जाके सीखते थे. तो 10 दिन इसलिए था क्योंकि भाई दूज के दिन हम शुरू करते थे, क्योंकि गुजरात में दैट इज द लास्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आफ्टर दिवाली. और 11वें दिन स्कूल खुलती थी, तो 10 दिन का कैंप था. एक बार मैंने फिल्म मेकिंग सिखाई 10 दिन में. अच्छा, ओके. इट वाज सो ब्यूटीफुल. उन बच्चों ने कैमरा नहीं पकड़ा था, वीडियो कभी बनाया नहीं था. उनको लगता था फिल्म मेकिंग मींस एक्टर, डायरेक्टर और कैमरामैन बस. फिर उनको पता चला 26 से ज्यादा प्रोफेशंस है. डायलॉग राइटर, वो कवि जो गाने लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वो टेलर, वो एम्ब्रॉयडरी, मेकअप, क्या क्या है उन्होंने देखा. और उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी 10 दिन में. पूरी स्क्रिप्ट खुद ने लिखी, डायरेक्ट की, एक्ट की, सब कुछ किया. तो उस पे से मैंने अभी लास्ट ईयर 10-day बैगलेस स्कूल किया. जो मैंने बैगलेस स्कूल किया वो एकदम डिट्टो NEP में जो लिखा है उसके आधारित किया. हमने 7 प्रोफेशन सीखे. गाय आधारित सजीव खेती, विजुअल आर्ट्स, पॉटरी या कुम्हार काम, स्विंग, सोप मेकिंग और रोबोटिक्स टू मेक टॉयज. तो ये सब सीखा. और जीवन कौशल सीखे. हम टेम्पल को देखने गए थे. वहाँ गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर है, तो हम वहाँ जाके सूर्य मंदिर में सूर्य मंदिर को देखा. वहाँ फ्रैक्टल ज्योमेट्री किया, वहाँ आर्ट किया. दूसरा हमने बहुत अच्छा किया था, पूरा आदित्य हृदयम सीखा 10 दिन में. और मैंने उनसे पूरा आदित्य हृदयम सीखा, स्तोत्र. अच्छा, आदित्य हृदय स्तोत्र. या और वो आदित्य हृदयम स्तोत्र वो सीखा बच्चों ने. और मैंने उनसे प्रॉमिस ली थी कि आप एटलीस्ट वंस अ वीक स्कूल में बोलेंगे. वो वंस अ वीक बोलते हैं. ऊपर से वो 8th स्टैंडर्ड में जाके 7th, 6th एंड 5th स्टैंडर्ड को आदित्य हृदयम सिखा दिया है. तो वो स्तोत्र उस स्कूल में वंस अ वीक तो बोलते ही हैं. तो इट्स सो ब्यूटीफुल. यस.
तो ये बताएं कि जो हायर एजुकेशन है और हायर एजुकेशन में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? इसमें ये नई नीति में एक बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी। और एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने जब वो सीएम थे तो गुजरात में वो शुरू किया था राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल हैज एवरीथिंग टू डू विद सिक्योरिटी एंड इट्स अ क्लस्टर यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है नई नीति में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। उन्होंने होलिस्टिक असेसमेंट का शुरू किया है, जो नॉट ओनली 12th स्टैंडर्ड तक जाता है पर पीएचडी तक जाता है। तो जो आप 8वीं से 8th स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक रहेगा साथ में। सो इट्स वेरी गुड। ये एक तरीका है कि हम ये ट्यूशन कल्चर समाप्त करें। सो हायर एजुकेशन में भी बहुत अलग अलग चीजें लाए हैं, जैसे पीएचडी का एप्लीकेशन कैसे करे वो बदल दिया है। हाउ यूनिवर्सिटीज हैव टू इंटरैक्ट विद स्कूल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर यूनिवर्सिटीज अलग रहे और बोले कि स्कूल में जो होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कूल से ही तो आपके पास आते हैं। तो you know how the schools and colleges का interaction and universities, so ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो नई है। Another thing is that the syllabus is changing. नई टेक्स्ट बुक्स आ रही है, नई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आ रही है, नई लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स आ रही है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी हिस्ट्री तो पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है। बहुत डिस्टॉर्टेड है, पर शायद वो अभी चेंज हो जाएगा। क्योंकि आई एम होपिंग इट डज, बिकॉज मैं इतना हायर एजुकेशन में टेक्स्ट बुक्स नहीं लिख रही हूँ, बट यस देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस जो स्कूल लेवल पे भी चेंज हो रहा है। क्योंकि करिकुलम फ्रेमवर्क अब जाके पूरा हुआ है, तो अब इसके बाद ये टेक्स्ट बुक की राइटिंग शुरू हो रही है। Yes. कभी आपसे जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी जो डायरेक्शन ले रहे हैं, खास तौर से आपने एक जो बात कही अभी बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो थी कि साहब की कोचिंग से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये जो कोचिंग वाला जो सिस्टम है हमारे राजस्थान में, तो ये राजस्थान जो है वो पूरा एक तरह से कोचिंग कैपिटल बन गया है। Yes. विशेषकर कोटा, और अब जयपुर भी बनता जा रहा है काफी कुछ। जब परेश एमपी थे तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आवर में ये क्वेश्चन था कि हम क्यों अलाउ करते हैं पैरेलल सिस्टम को। क्योंकि स्कूल में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ट्यूशन क्लास में जाके पढ़ेगा। बच्चे 8 साल और 10 साल की आयु से आजकल कोचिंग में जा रहे हैं, और वही कोचिंग वाले जो हैं वो उनको किसी स्कूल में नाम मात्र के लिए प्रवेश दिला देते हैं, और वो जो उनकी जो शिक्षा होती है स्कूल में वो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी वो कोचिंग ही कोचिंग करते हैं। और इसके कारण इतना स्ट्रेस हो रहा है बच्चों को कि आप देखिए कि एक महीने में 10-10 सुसाइड्स हो रहे हैं। और क्योंकि वो अभी जो भी है बाय वो हार्ट ही राजस्थान सीखना सरकार है ना। उसको रेगुलेट करने का प्रयास कर रही है कि भैया, लेकिन आप कैसे करेंगे जब कंपटीशन होगा और पेरेंट्स का इतना प्रेशर होगा कि हर बच्चे को आईआईटी में ही जाना है और एम्स में ही जाना है, मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, तो एक ये तो एक ये कर बड़ी रहे हैं समस्या हम, हो गई है। एक बहुत अच्छा वेपन यूज किया है, वो है होलिस्टिक असेसमेंट, जो आई थिंक 7th 8th से शुरू होता है, एंड वो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज पे है। तो प्रोजेक्ट जो करेंगे उस पे मार्क्स मिलेंगे। सो अबाउट 60% क्लास वर्क को मिलेगा एंड 40% एग्जाम पेपर में मिलेगा।
अभी जब 40% मार्क्स सिर्फ उतना ही क्लास एग्जाम में मिलेगा, तो एक तरह से ट्यूशन का वो महत्व कम ही हो जाएगा, because you'll have to concentrate more on working in the class, doing your project and all that. So that is one way. The other way they are doing it is they're going to be, like introducing more universities, different courses. धीरे धीरे भी हम रियलाइज करेंगे कि सिर्फ आईआईटी इज नॉट द ओनली वे. इनफैक्ट मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूंगी. जब मैंने 11th स्टैंडर्ड किया था, मैंने साइंस के साथ किया था. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. मेरी मम्मी यूनिवर्सिटी टॉपर थी. वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थी, कैंसर डॉक्टर थी, और मैंने सोचा मैं भी डॉक्टर बनूंगी. तो 11th स्टैंडर्ड में वो घर में बात चल रही थी, और माय मम्मी वाज द फर्स्ट वन टू टेल मी कि स्वरूप, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए. आई सेड नहीं मम्मी, आई रियली लाइक इट. शी सेज नो, बट स्वरूप, यू आर सो गुड इन आर्ट. तुम्हारा पेंटिंग कितना अच्छा है. तुमने अभी मॉडलिंग शुरू किया है. तुम सोच रही हो कि तुम एक्टिंग भी कर सकती हो. तो क्यों नहीं ये सोचो कि वो करो. बिकॉज जैसे मम्मी वॉज अ वेरी गुड कथक डांसर एंड अ पेंटर. शी सेड कि जब मैं मेडिसिन में गई तो मेरे सब आर्ट्स छूट गए. तो शी सेड मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आर्ट्स छूट जाए. तो थिंक अबाउट इट. और फिर मैंने कमर्शियल आर्ट में एडमिशन लिया और बीए. टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मैंने पीएचडी भी किया है. मैंने I've got academic excellence, but academic excellence doesn't only come from IIT, IIM and medicine. जैसे मैं संजय जी, मैं एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर नहीं हूँ, मैं क्वालिटेटिव रिसर्चर हूँ. तो अभी क्वालिटेटिव रिसर्च का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एंड हाउ वुड आई से इज बीइंग एक्नॉलेज्ड. जैसे मेरे पीएचडी में नंबर्स एंड ग्राफ्स नहीं है, मेरे पूरे एनालिसिस मैंने स्टोरी द्वारा बताए हैं. सो दिस इज डिफरेंट. एंड दुनिया भर में, जैसे अभी मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन सोशल वर्क सिखाती हूँ, तो मैं कुछ बच्चों के साथ क्वालिटेटिव रिसर्च सिखाती हूँ. बिकॉज दुनिया में, इवन इफ यू गो अब्रॉड, क्वालिटेटिव रिसर्च इज कमिंग अप. So, world change हो रहा है. Correct. And I'm happy India is moving with the world. जी. तो it was very interesting talking to you. आपसे बातचीत हुई, तो इन्हीं विषयों पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे. आज की इस बातचीत के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.